नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहेगी हमारे बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए। दोस्तों ज्योग्राफी भूगोल को लेकर है। दोस्तों फर्स्ट पेपर है भूगोल का। ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर अति इंपॉर्टेंट वालों पर डिस्कशन करने वाले जयनाड़ विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित है। चलिएगा दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार है और वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में, अपने साथ में पढ़ने वाले सेकेंड ईयर के विद्यार्थी को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि वो भी इस सीरीज़ को पढ़ सके दोस्तों, अपना सके और अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सके। चलिए दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, आपको जरूर फायदा मिलेगा कि हीम रेखा क्या है। हीम रेखा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। जा सकता है कि वह रेखा जिस पर वर्ष पर हिमालय रहता है, हिमालय यानी कि हिम का आलय, वह रेखा जिस पर एक हिम यानी कि बर्फ से भरा ही रहता है, पूरी पूरी वर्ष भर बर्फ ही रहता है तथा बर्फ नहीं पिघल पाती, वह हिम रेखा कहलाती। क्या कहलाती है? हिम रेखा कहलाती। दोस्तों आगे बढ़ते चलिए कि हिम नद के अपरदात्मक स्थल रूप कौन से है। दोस्तों हिम नद यानी हिम की जो बर्फ बनी नदी है, एक हिम की बर्फ बनी नदी है, एक नदी चल रही थी और हिम बन गई, यानी कि हिम नद के अपरदात्मक यानी कि हिम नद यानी कि वो नदी बर्फ है वो पिघल रहा है, तो अपरदात्मक स्थल स्वरूप कौन कौन से उसके बारे में लिखना है। यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क, टर्न, हॉर्न, तीक्ष्ण कटक, नुनाटक, सुरंग, पूंछ, हिम चौपान एवं फ्योर्ड आदि हिम नद के अपरदात्मक स्थल स्वरूप। हिम नद के अपरदात्मक स्थल स्वरूप कौन कौन से हमने देखे कि सटर्क, घाटी, लटकती घाटी, टर्न, हॉर्न, तीक्ष्ण कटक, नुनाटक, ये सारे के सारे क्या है? हिम नद के अपरदात्मक उदाहरण है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हिम नद का निक्षेपात्मक कार्य क्या है? निक्षेपात्मक कार्य हिमोड्रमलिन, एंस्कर, केम आदि हिमनद के निक्षेपात्मक कार्य के स्थल स्वरूप है। आगे बढ़ते हैं। तटबंध किसे कहते हैं? तटबंध क्या है? इसे ये क्या है, इसको लिखना है कि नदी के दोनों किनारों पर नदी के साथ बहने वाले पदार्थ के जमाव से लंबे लंबे तट बन जाते हैं, जिसकी ऊंचाई कम होती है, इन्हें तटबंध कहा जाता है। तटबंध क्या होता है कि दो नदी होते हैं, दो नदी के किनारे होते हैं, दोनों अलग अलग दो नदी है, उसके किनारे होते हैं, उस किनारों पर नदी के साथ बहने वाले पदार्थ, नदी के साथ में जो पदार्थ बहते हैं उसके जमाव से लंबे लंबे तट बन जाते हैं, लंबे लंबे तट बन जाते हैं। नदी में जो साथ साथ में जो कचरा पत्थर चलते हैं तो उसके वो बहाव के साथ में वो साइड में एक लंबे लंबे तट बन जाते हैं, जिसकी ऊंचाई कम होती है, इन्हें तटबंध के नाम से जानते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं 129वें सवाल की ओर की समप्राय मैदान क्या है? समप्राय मैदान क्या है? जीर्णावस्था के समस्त स्थल खंड निम्न उच्चावस वाला होता है। कैसा है कि निम्न उच्चावस वाला जीर्णावस्था का जो समस्त स्थल है वो उच्च निम्नावस्था वाला होता है, जिस पर नदियां मियांडर बनती है, विस्तृत बांध के मैदानों का निर्माण होता है। विस्तृत यानी बड़े बड़े बांध के जो मैदानों का निर्माण करती है, और इस मैदान को ही डेविस के संप्रदाय मैदान के नाम से जाना। डेविस के संप्रदाय मैदान क्या होता है कि वो मैदान जो बड़े बड़े और जिस पर नदियों के मियांडर बनाती है और विस्तृत बांध के मैदानों का निर्माण करती है, तो इसे डेविस संप्रदाय मैदान के नाम से जानते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं 140वां सवाल की मोनेड नॉक क्या है? मोनेड नॉक क्या है? जीर्णावस्था में समतल मैदान की सतह पर उत्तल अवतल ढाल वाली कम ऊंचाई की बिखरी अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती है। जो जीर्णावस्था का जो समतल मैदान हो, जीर्णावस्था का होता है जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ऐसा समतल जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो उसे जीर्णावस्था में समतल मैदान में सतह पर उपज व उत्तल व
अवतल ढाल वाली कम ऊंचाई की बिखरी अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती है, इसको डेविस के मोनेडनॉक का नाम है वो दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 141वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एक टपक सकता है, आपको नज़र में रखना चाहिए दोस्तों। अगर आपने रेगुलर क्लास अटेंड करी है तो आप जरूर इन सवालों के बारे में अवगत होंगे। अगर नहीं किए तो आप जितने भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर क्लासें हुई है उसको रिकॉर्ड हुई है उसको देख लीजिए, और वहाँ से भी सवाल जरूर टपकेगा दोस्तों आपके एग्जाम में, क्योंकि हमने वही सवाल डिस्कशन किए जो पिछले एग्जामों में और पिछली बार रिपीट हुई है, तो वही सवाल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, वही डिस्कस किए और अत्यंत गहराई के साथ में आपको समझा कर आगे बढ़ते गए दोस्तों। चलिए, इंसेलबर्ग से आप क्या समझते हैं? मरुस्थल में पाए जाने वाले टीलों एवं टापुओं को इंसेलबर्ग कहते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले जो टीले होते हैं, रेत के टीले होते हैं और टापू होते हैं, उसको इंसेलबर्ग के नाम से जानते हैं। ये सेलों के अपक्षय अपरदन के कारण बनते हैं। सेल यानी कि पत्थर, तो सेलों के अपक्षय और अपरदन के कारण ये टीले बनते हैं। अपक्षय एवं अपरदन के कारण कोमल सेल आसानी से कट जाती। कोमल सेल छोटी छोटी जो रेत की पहाड़ियां होती, छोटी छोटी तो बड़े बड़े तथा छोटी छोटी होती, वो कोमल होती, वो कट जाती, तथा कठोर सेल अवशेष भाग ऊंचे ऊंचे भाग टीलों के रूप में शेष रह जाते हैं, तो इसे इंसेलबर्ग के नाम से जानते हैं। वो बहुत ही दोहरे उबड़ खाबड़ की तरह दिखाई देते हैं, तो उसे हम टीलों के नाम से जानते हैं, और इसे इंग्लिश में इंसेलबर्ग के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि विदर क्या है? विदर एक प्रकार का जल स्रोत है। क्या है? विदर एक प्रकार का जल स्रोत है जो प्राय ग्रेनाइट चट्टान में दरार पड़ जाने से उत्पन्न होता है। ग्रेनाइट की चट्टान होती है, उसमें दरार पड़ जाती है यानी खड्डा पड़ जाता है, तो वहां से ये विदर है वो उत्पन्न होता है। और इनमें अधिकतर वर्षा जल होता है। इसमें जो दरार होती है, ग्रेनाइट की दरार होती है, उस दरार में, उस खड्डे में बहुत सारा जल होता है वर्षा का। इस प्रकार के जल स्रोत स्काई द्वीप पर ब्लैक क्यूलिंग पर्वतों पर अधिक संख्या में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 143वां सवाल अति इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि सवाल क्या है कि लेपिस से क्या तात्पर्य? लेपिस सूना प्रदेशों में जब सोने की चट्टानों पर कार्बन मिला जल बहता है। जो दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं कि लेपिज क्या है? लेपिज तो जो चूना प्रदेश होते हैं, जहाँ पर सोना अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, सोना के प्रदेश होते हैं, उसमें जब सोने की चट्टानों पर कार्बन मिला जल बहता है, सोने की चट्टान होती है और उसमें कार्बन से मिला हुआ एक जल बहता है, तो उस जल को, तो उस चट्टान के कुछ अंश गीला यानी कि कुछ अंश से उसको घुला देता है, जैसे संपूर्ण धरातल कटा फटा दिखाई देता है। जो संपूर्ण धरातल है वो कटा फटा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? कि अब देखो, मैं आपको एक पेज पर लेकर इसको समझा लेता हूँ कि ये क्या कह रहा है। जैसे कि मैं इसको एक पेज पर लेकर आपके सामने डिस्कस करता हूँ। इसको लेपिस क्या है हम डिस्कस कर रहे हैं। लेपिस, इसको समझना जरूरी है एक डायग्राम के माध्यम से दोस्तों। लेपिस क्या है कि एक लेपिस वो होता है कि जब ये मान लो कि ग्रेनाइट, सॉरी, जैसे ये चूने की क्या है? चूने की चट्टान। ये क्या है? सोने की चट्टान है। क्या है? चूने की चट्टान है। ये क्या पड़ा हुआ है? पूरे पूरा चूना। और सोने का कोई प्रदेश यानी जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में सोना उत्पादित होता है उसे सोना प्रदेश कहते हैं। और उसमें एक बहुत बड़ी चट्टान है सोने की। किसकी चट्टान है? जिसमें सोना ज्यादा उत्पादित होता है, तो सोने की चट्टान है। और इस सोने की चट्टान से जब पानी बहता है, कोई नदी बहती है, इस सोने की चट्टान ऊपर से नीचे की ओर नदी आती है, कोई बरसात के समय या फिर किसी कारणवश हिम के कारण नदी आती है, तो वो साथ में कार्बन क्या लेती है? वो कार्बन घोलकर आती है। कार्बन युक्त अगर वो जल बहता है उस चट्टान पर, तो उस चट्टान पर इस प्रकार की झुर्रियां पड़ जाती है। उस झुर्रियों को कटाफटा यानी कोटे की पट्टी झुर्रियां पड़ जाती है। वहां जहां पर नदी बही है, जहां पर नदी गई है, वहां पर झुर्रियां लास्ट में पड़ जाती है। तो उस झुर्रियों को क्या कहा जाता है? लेपिस के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब तो आप समझ गए होंगे कि लेपिस क्या होता है। कि जब चूने की चट्टान होती है और उस पर पानी बहता है, तो वहां पर झुर्रियां पड़ जाती है, तो उसे लेपिस के नाम से जानते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको पेज पर लेकर आपको समझा लिया। ठीक है,
144वां सवाल है कि तापक्रम की विलोमता को प्रभावित करने के कारकों में से किन्हीं 4 कारकों के नाम लिखिए। तापक्रम को प्रभावित करना दोस्तों क्या बता रहा है? तापक्रम, ताप यानी हमारा जो तापमान है वातावरण का, अब गर्मी ऋतु तो तापमान बहुत चल रहा है, तो तापमान का जो विलोमता यानी तापमान बिल्कुल विपरीत है, बहुत सारा है, तापमान बढ़ गया है, तापमान की विलोमता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अब तापमान क्यों बढ़ता है, उसको तापमान को बढ़ने में कौन प्रेरित कर रहा है, तो उसके बारे में। ठंडी वायु राशि का आगमन दोस्तों, अगर तापमान एक सफिशिएंट होगा, मैनेजमेंट तरीके से तापमान फिक्स रूप से लोगों को अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा तापमान है, इससे ज़्यादा होगा तो गर्मी लगेगी, कम होगा तो ठंड लगेगी, एक मिनिमम एक निश्चित तापमान में कम से कम तापमान अच्छा रहता है, और उसको प्रभावित कौन करता है या फिर कम या ज़्यादा कौन करता है? तो एक तो ठंडी वायु आ जाती है अचानक, रात को ठंडी वायु, रात को वातावरण है वो गर्म था, यानी कि अच्छा था, ठंड नहीं लग रही थी, तो जैसे ही ठंडी वायु आई तो उसका ठंडी वायु राशि का आगमन यानी ठंडी वायु आएगी तो गर्म वातावरण को क्या करेगी? ठंडा कर लेगी। ये भी एक तो क्या है? प्रभावित करने वाला कारक है। एक है शुष्क वायु यानी सूखी वायु आएगी तो भी प्रभावित होगा। फिर लंबी रातें, बहुत सारी लंबी रातें होगी तो लंबी रातों में वैसे ठंडी हवाएं चलने के कारण गर्म वातावरण होगा तो वो भी ठंडा हो जाता है। फिर है ढालू घाटियाँ होगी तो भी वातावरण है वो ठंडा हो जाएगा। गर्म होगा तो ठंडा हो जाएगा, यानी ठंडे वातावरण को ये गर्म वातावरण को ठंडे में परिवर्तित करे, यानी कि वातावरण को प्रभावित करने का कार्य कर रही है दोस्तों। चलिए अगले सवाल 145वां सवाल है दोस्तों, 2017 के एग्जाम में पूछा, ये नहीं है, ये तो अलग है। समदाब रेखा किसे कहते हैं? समदाब रेखा जानते होंगे आप तो, कि सागर तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाओं को समदाब रेखा वह रेखा होती है जो समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाती है। समान वायुदाब वाले जो क्षेत्र होते हैं, अलग अलग क्षेत्र है जिसमें समान जलवायु है, और उसको जो मिलाने वाली रेखा होती है तो उसको समदाब वायु रेखा के नाम से जानते हैं दोस्तों।